हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके सीटेट एग्ज़ाम या आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं या आप सुपर टेट या आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को डैश विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरकों को सुव्यवस्थित कर पाएं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि एक टीचर को हमेशा स्टूडेंट्स को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो किसी भी चीज़ को करने के लिए और भी अंदर से वो मोटिवेट हो, ताकि वो उस चीज़ को और भी वो बेहतर तरीके से कर सकें। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाना, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। किसी भी तरीके से बच्चों को वर्गीकृत या अलग थलग नहीं करना है या किसी प्रकार का उनको लेबल नहीं लगाना है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है कि विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे कि वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है वो भी बिल्कुल सही है कि विद्यार्थियों को हमेशा ग्रुप डिस्कशन के लिए मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या है कि वो विभिन्न एस्पेक्ट में उनका विकास हो सके। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 है कि कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही नहीं है कि कक्षा की विविधता की उपेक्षा करना उसको बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है, बल्कि कक्षा में जो विविधता होती है उसको हमेशा एक साधन के रूप में लिया जाना चाहिए, ना ही कि उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो भी गलत है। अब हम आइए नीचे के ऑप्शंस में देखते हैं कि कहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 ये दो सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1, 3 और 4, तो ये सही नहीं है क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर 1, 3 तो सही है लेकिन ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, तो 1 और 3 करेक्ट है, 2 और 4 सही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी है कि 2 और 3 सही है, तो 3 तो सही है लेकिन ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कि 1 एंड 3 ये दोनों जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से एग्ज़ाम में भी आप क्वेश्चंस को काट करके भी आप सही आंसर्स को लगा सकते हैं। आपको जो ऑप्शन लगता है कि वो ऑप्शन गलत है तो उसको आप काट दीजिए और बाकी जो ऑप्शंस जो बचेंगे वो भी सही होंगे। तो इस तरीके से भी हम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। इस क्वेश्चन में नहीं है पूछा गया है, तो आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि विद्यार्थियों को हमेशा संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्य के लिए मोटिवेट करना चाहिए, उनको हमेशा अभिप्रेरित करना चाहिए और जो शिक्षण सहाय शिक्षण के लिए सहायक हों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 है कि कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और शिक्षार्थियों को एक दूसरे के समर्थन के लिए प्रोत्साहित करना, तो ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि हमेशा बच्चों को सहयोग में सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उनमें एक दूसरे का सहयोग करने की भावना का विकास हो सके, वे एक दूसरे का समर्थन करें। तो ये भी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी है कि अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, तो ये भी बिल्कुल सही है कि एक टीचर को बच्चों से बातचीत करनी चाहिए, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं या फिर उनके सम्मुख क्या चुनौतियां हैं उसको समझना चाहिए ताकि वो उनको एक एक समझिए तो
हेल्प प्रोवाइड कर सके, ताकि उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सकें या उन चुनौतियों से वो बाहर निकल सकें। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को भी देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि एक बच्चे को हम बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कह दें कि आप बाहर ट्यूशन पढ़ें, ताकि टीचर जो है वो बच्चे पर ध्यान देने से बच जाए, टीचर जो है वो मेहनत करने से बच जाए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सान्वेगिक अवस्था। आइए हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। का कोई आपसी संबंध नहीं है, कि नगण्य भूमिका है, का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या ऑप्शन नंबर डी है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि बच्चों की शारीरिक स्वास्थ्य और सान्वेगिक अवस्था। शारीरिक स्वास्थ्य मतलब क्या हुआ? शारीरिक स्वास्थ्य मतलब जो कि हमारे फिजिकल से जुड़ा हुआ है, और संवेगिक अवस्था वो होती है जो हमारे इमोशन से जुड़ी हुई होती है। तो हमारा फिजिकल और इमोशंस कहीं ना कहीं एक दूसरे से काफ़ी एक तरीके से संबंधित होता है, और इसमें क्या है कि ये एक दूसरे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मान लीजिए जैसे कि हमारा अगर किसी चीज़ में मन नहीं है, हमारा मन उदास है, और फिर हम हमें कहा जा रहा है कि कहीं बाहर जाके घूम आने के लिए या कुछ खेलने के लिए। तो क्या है कि कहीं ना कहीं हम फिजिकली उस चीज़ को नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इमोशनली किसी चीज़ के बारे में सोच करके दुखी हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चों के अधिगम में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। तो कक्षा में प्रभावशाली अधिगम यानी कि इफेक्टिव लर्निंग के लिए हमेशा सहयोगी वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि बच्चों में हमेशा सहयोग की भावना का विकास करना चाहिए, कि बच्चे एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से वो चीज़ों को सीखें, ना कि एक प्रतिस्पर्धिक वातावरण का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए है कि भयावह भयावह नहीं करना है, और ना ही सुसाध्य होना चाहिए, प्रतिस्पर्धित और सुसाध्य भी नहीं, और प्रतिस्पर्धित या सहयोगी भी नहीं। ऐसा नहीं कि प्रतिस्पर्धित हो और सहयोगिक ना हो। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, बल्कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो। तो एक बच्चों को सिर्फ सरल कार्य देने से ऐसा नहीं है कि बच्चे जो हैं वो किसी चीज़ को करने के लिए काफ़ी अभिप्रेरित हो जाएंगे। तो सरल कार्य से बच्चे क्या है कि ज़्यादा अगर कार्य अगर आसान दिया जाएगा तो बच्चे का जो इंटरेस्ट लेवल होता है वो उतना हाई नहीं हो पाता है, या बच्चा जो अगर किसी चीज़ में अगर वो क्रिएटिव है तो वो चीज़ बेहतर तरीके से वो खुल नहीं पाती है। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं कि प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध कराना। तो बच्चों में क्या है कि प्रतियोगिता के लिए सिर्फ अवसर उपलब्ध करा देना तो ये भी सही नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए एक प्रभावशाली पद्धति है कि आइए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं कि पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हैं। या ऑप्शन नंबर डी है कि सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि बच्चों को एक अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए एक प्रभावशाली पद्धति है पाठ उपलब्ध कराना। पाठ जैसे कि हमने वाइगोत्स्की के थ्योरी में पढ़ा है, पाठ या ढांचा क्या होता है, यानी कि एक तरीके से एक सीढ़ी की तरह कार्य करता है। ठीक है,
पाड़ या ढांचा जिसे हम कहते हैं ये एक सीढ़ी की तरह कार्य करता है। जब विद्यार्थी मान लीजिए कोई नया कार्य कर रहा है और उस कार्य को करने में वो कुछ समस्या का सामना कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति उसका मदद कर देता है तो उस कार्य को वो बेहतर तरीके से कर लेता है, तो इसे ही पाड़ कहा जाता है। तो ये अधिगम के लिए काफ़ी प्रभावशाली पद्धति होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी है कि सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बच्चा सीखे या ना सीखे, सिर्फ कार्य पूर्ण हो जाए तो इस पर ही सिर्फ ध्यान देना, ये भी सही नहीं है। या सिर्फ प्रतियोगिता के लिए बहुत से उपलब्ध करा देना, तो ये भी सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का बेहतर आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं कि बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण की लालसा होती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि बच्चे के चिंतन के विषय में, कि इससे क्या होता है कि बच्चे जब किसी घटना के बारे में सक्रियतापूर्वक जब वो सोचते हैं तो उन वो किसी चीज़ के प्रति और भी उनकी लालसा बढ़ जाती है कि उस चीज़ के बारे में और भी जानने के लिए, उस चीज़ के बारे में अन्वेषण करने के लिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है कि बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि बच्चे जो होते हैं वो जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। आपने अपने घर में छोटे बच्चों को देखा होगा कि कोई अगर चीज़ वो देखते हैं तो वो हमसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं कि ये क्या है, इसका रंग ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। बहुत सारे तरह तरह के विचार जो हैं, थॉट्स जो हैं, वो उनके दिमाग में आते हैं। तो वो तरह तरह के सवाल पूछते हैं, इसलिए कहा जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है कि बच्चे क्या हैं कि जब वो किसी घटना को देखते हैं तो उसके बारे में वो विभिन्न प्रकार का जो सिद्धांत होता है उसकी वो रचना कर लेते हैं। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है कि बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है और जो नहीं है वही सही है, क्योंकि बच्चे के चिंतन में ऐसा थोड़ी है कि बच्चे नहीं सोच सकते हैं। बच्चे क्या हैं, बच्चे तो जन्मजात जिज्ञासु हैं और वो किसी भी चीज़ के बारे में बेहतर तरीके से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। तो इसमें ये ऑप्शन सही नहीं है कि बच्चे सोच नहीं सकते और अध्यापक की मूल भूमिका है कि उनके जानकारी उपलब्ध कराएं। अध्यापक का कार्य है कि बच्चों को उनको सिखाना है, उनका सहयोग करना है, उनका मदद करना है। ऐसा नहीं है कि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल निष्क्रिय हैं, वो पैसिव हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकते, वो ना कुछ सोच सकते हैं और ना ही कुछ समझ सकते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। सरल या व्यक्तिगत प्रक्रिया है, जटिल और निष्क्रिय प्रक्रिया है, जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, कि जटिल या रेखीय, सरल या रेखीय प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि अधिगम यानी कि लर्निंग जो होती है वो जटिल और एक सक्रिय प्रक्रिया होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, टालना चाहिए या उपेक्षित करना चाहिए। तो कक्षा में जो भाषाई विविधता होती है उसको हमेशा एक टीचर को समझना चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें कि विभिन्न संस्कृति, समुदाय और धर्म के लोग रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि स्कूल में विभिन्न संस्कृति से लोग आते हैं, उनका धर्म अलग होता है, उनके कुछ नियम जो होते हैं वो अलग होते हैं, रूल्स अलग होते हैं, विभिन्न प्रकार के हर फैमिली के होते हैं। तो एक टीचर को क्या है कि उसको समझना चाहिए, ना तो उसको अनदेखा करना चाहिए और ना ही उसको टालना चाहिए और ना ही किसी प्रकार की उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, बल्कि एक टीचर को उसको समझना चाहिए और उसको एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती हैं। ये किस प्रकार की कक्षा है? पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा है, व्यवहारवादी कक्षा है, अध्यापक केंद्रित कक्षा है या प्रगतिशील कक्षा है? तो एक टीचर जो है, इस क्वेश्चन को समझिए कि एक टीचर जो है वो अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार, यानी कि इसमें विद्यार्थी को मेन रखा गया है, विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार उसको क्या कर रही है कि वो परिवर्तित कर रही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि ये एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता बताई जा रही है, जिसमें कि बच्चा को क्या है कि हमेशा सेंटर में रखा जाता है और बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार अगर उसमें कुछ परिवर्तित लाया जाता है तो ये प्रगतिशील कक्षा का उदाहरण होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से एग्जाम में क्या है कि क्वेश्चंस को अगर हम अच्छे से समझ जाते हैं तो हमें क्वेश्चंस का आंसर जो टिक करने में प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसमें क्या कहा गया है उस बातों को बेहतर तरीके से समझें और उसके बाद ही क्वेश्चन को अच्छे से टिक करें। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों का विद्यालय में असफल होना ये किस बात को साबित करता है? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है कि बच्चे में आनुवांशिक पैदाइशी कमी है और इस कमी को देखते हुए एक बच्चे को बाहर निकाल देना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बच्चे में क्या है, बच्चे में अगर कुछ कमियां हैं तो एक टीचर का ये दायित्व बनता है कि वो उन कमियों को फुलफिल करें, उनको एक बेहतर नागरिक बनाएं, ये एक टीचर का कार्य होता है। आइए अब हम सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने में सामर्थ्य नहीं है। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति काफ़ी प्रोत्साहित होते हैं। वो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो इसलिए वो बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि वो बेहतर तरीके से कुछ सीखे, कुछ बने। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है कि प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं है। तो सिर्फ पृष्ठभूमि, उनकी वंचित पृष्ठभूमि के कारण ये कह देना कि बच्चे लर्निंग के लिए बेहतर नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है कि निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में सामर्थ्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि एक विद्यालय है जो बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है और न ही उनकी रुचियों को ध्यान में रखते हुए वो अच्छी शिक्षा उनको प्रोवाइड करा पा रही है। तो ये किसकी असफलता को दिखा रहा है? ये विद्यालय की असफलता को दिखा रहा है, ना कि ये एक अभिभावक की असफलता को दिखा रहा है और ना ही ये एक स्टूडेंट की असफलता को दिखा रहा है। बल्कि बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा प्रोवाइड की जाए तो वो उनकी जो लर्निंग है वो काफ़ी बेहतर तरीके से हो सकती है, जिसमें कि बहुत सारे जैसे कि जो हैं उनका उपयोग करके, टीचिंग मटेरियल का उपयोग करके हम बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर बच्चों अगर असफल हो रहे हैं, बच्चे अगर किसी तरीके से असफल हो रहे हैं तो इसकी जो जिम्मेवारी है वो विद्यालय की होती है, क्योंकि विद्यालय की जो अर्थव्यवस्था है या फिर उस विद्यालय जो है वो बच्चों की आवश्यकता को या उनकी रुचि को कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, आप इस बात को ध्यान में रखें कि सीटेट के एग्ज़ाम में अगर आप कभी भी क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप बच्चों के अगर फेवर में जो ऑप्शन जा रहा है, यानी कि जिस ऑप्शन में बच्चे के फेवर में बात हो रही है तो वो ऑप्शन हमेशा सही होगा, और जिस ऑप्शन में बच्चे के अपोजिट या बच्चे के फेवर में बात नहीं हो रही है तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। बच्चे को हमेशा सेंटर में रखना है, बच्चे को हर चीज़ मिलनी चाहिए, हर व्यवस्था उनको प्रोवाइड होनी चाहिए। अगर ऐसे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं एग्ज़ाम में तो वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। तो इन छोटी छोटी बातों को भी आप ध्यान में रखें जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चों का ध्यान भंग हो जाता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चों को हमेशा ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से सिखाने को कहा जाता है कि बच्चे ग्रुप के माध्यम से बेहतर तरीके से सीखते हैं, उनमें सहयोग की भावना का विकास होता है और अनेक कौशलों का विकास होता है। तो समूह शिक्षण को काफ़ी बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जो कि अधिगम में विघ्न या रुकावट पैदा करती है। तो समूह में पढ़ने से बच्चे में क्या है कि और भी डेवलप होता है, ना कि कोई विघ्न या बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी तो सही लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही नहीं है कि ग्रुप डिस्कशन से ऐसा नहीं है कि बच्चों में भ्रांति उत्पन्न होगी, बल्कि ग्रुप डिस्कशन से क्या होता है कि बच्चों के मन में अगर कुछ डॉट्स होते हैं, कुछ भ्रांति होती है, तो वो कहीं ना कहीं दूर हो जाती है एक दूसरे से बातचीत करने से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किससे क्या होता है समूह शिक्षण से कि बच्चे में एक दूसरे में सहयोग की भावना का विकास होगा और इसके साथ ही साथ बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो भी काफ़ी उच्च स्तर तक होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आप चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट ऑप्शन को देखा और वो आपको अच्छा लगा और आपने टिक लगा दिया और बाकी ऑप्शंस को आपने देखा ही नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ए नंबर का जो ऑप्शन है उससे भी बेहतर बी नंबर का ऑप्शन हो जाए, या फिर उससे बेहतर सी नंबर का ऑप्शन हो जाए, या उससे भी बेहतर डी नंबर में दे दिया गया हो। तो इसलिए एग्जाम में आप जब भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो आप चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही क्वेश्चन के आंसर को टिक करें। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय प्राथमिक कारक है, द्वितीयक कारक है, कि कोई भूमिका नहीं है, कि बहुत कम भूमिका है। तो बच्चों के समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन में स्कूल जो होता है वो हमेशा सेकेंडरी होता है, द्वितीय कारक की भूमिका में निभाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और जब प्राथमिक की बात आ जाए तो प्राथमिक में हमेशा परिवार है ना, परिवार फैमिली की बात की जाएगी। इस बात को आप ध्यान में रखें। जब भी प्राथमिक आपसे पूछा जाए तो वहाँ पर आप परिवार लगाएंगे और जब द्वितीय की बात की जाए तो उस जगह पर आप विद्यालय लगाएंगे। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? इस बात को हावर्ड गार्डनर ने कहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है या लेव वाइगोत्स्की ने कहा है? तो बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है, इस बात को जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चे का जो चिंतन होता है, ठीक है, वो गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। इस बात को जीन पियाजे ने कहा है। तो ये क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। तो विकास के विषय में सिर्फ अनुवांशिक घटक ही महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं, बल्कि डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सिर्फ अनुवांशिकता को ही सही मानना ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है कि विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है, जबकि विकास जो होता है वो बहुत क्षेत्रों में होता है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, कॉग्निटिव हो, है ना, लैंग्वेज हो, विभिन्न क्षेत्रों में हमारा विकास होता है। इसलिए हम इसे एक दिशीय नहीं कह सकते हैं। और विकास से केस बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। आइए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय में होता है। तो एक ही क्रम में बच्चों का विकास होता है, ये बात तो सही है कि एक ही क्रम में होता है। बच्चे पहले क्या है कि बच्चे पहले घिसकना
शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे वो पकड़ के खड़े होते हैं, फिर चलना शुरू करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो कहीं न कहीं एक ही क्रम में होता है, लेकिन एक निश्चित समय में, समय तो ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा अगर 4 साल में अच्छे तरीके से बोल पा रहा है, तो वही एक तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 4 साल में बेहतर तरीके से नहीं बोल पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 5 इयर्स में इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो 7 इयर्स के बच्चों को भी फेल कर देते हैं। तो एक निश्चित समय में, यानी कि कहीं न कहीं बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो कहीं न कहीं एक दूसरे से एक क्रम में तो होता है, लेकिन कहीं न कहीं एक उनमें विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि हम सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कोई बच्चा तेज होता है, कोई बच्चा कमज़ोर होता है, सभी वो एक समान नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। इसमें अब ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उसमें बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे की अपनी संस्कृति होती है। वो विभिन्न जैसे संस्कृति में पले बड़े हैं, है ना, वैसे ही उनका बिहेवियर हुआ या उनका फिर उम, जिस इन्वायरमेंट में वो रहे हैं वैसा ही उनका डेवलपमेंट होता है। तो विकास में क्या है कि सांस्कृतिक विविधताएं जो होती हैं वो कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से मध्यकाल की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? यानी कि मध्य बाल्यावस्था की जो अवधि होती है उसमें बच्चे में क्या पाया जाता है? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, या वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता, या प्रतीकात्मक खेल का उभरना, या तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि मध्य बाल्यावस्था में क्या होता है कि बच्चे में तर्क संगत विचारों का विकास होता है। बच्चे क्या है कि बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग का विकास होता है, बच्चे तर्क वितर्क करते हैं, और इसके साथ ही जो प्राकृतिक रूप से मूर्त होते हैं। ठीक है, तो मूर्त मतलब कॉन्क्रीट चीज़ों की के द्वारा वो चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं, संरक्षण, वर्गीकरण, श्रेणीबद्ध करने में सक्षम नहीं होते हैं, प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, या परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं, या केंद्रीय और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये बच्चे की चौथी स्टेज होती है, जिसमें कि बच्चा क्या है कि बच्चे में इसमें बच्चा क्या है कि अमूर्त रूप से वो चीज़ों को सोचना प्रारंभ कर देता है। अमूर्त चीज़ का मतलब क्या होता है कि जिसको वो टच फील नहीं कर सकता है, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, तो ये जो होता है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, दंड और आज्ञा पालन, या सामाजिक क्रम व्यवस्था। तो इसमें क्या है कि बच्चा सामाजिक प्रणाली के बारे में बात कर रहा है कि सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बाल्यावस्था की अवधि में विकास, आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होता है कि बच्चे में सिर्फ परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं बाल्यावस्था में, कि अनियमित और असंबद्ध होता है, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, या बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि जब बाल्यावस्था होती है बच्चे की तो उसमें बच्चे का विकास जो होता है वो विभिन्न क्षेत्रों में होता है और मिश्रित होता है।
तो ये बाल्यावस्था की जो अवधि होती है उसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस अवस्था में क्या होता है कि बालक का विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है, मल्टीपल क्षेत्रों में का विकास होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निकटस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, या वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं, या ऑप्शन नंबर सी है कि बच्चे के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के का मध्य क्षेत्र है, या विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकते हैं। तो निकटस्थ विकास का जो क्षेत्र होता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। निकटस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जिसे हम जेडपीडी कहते हैं, वाइगोस्की की थ्योरी अगर आपने डिटेल से पढ़ी होगी तो आपने इसमें पढ़ा होगा कि जेडपीडी का मतलब होता है कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, ठीक है, और ये मान लीजिए स्टूडेंट है और ये टीचर है। तो ये स्टूडेंट है, मान लीजिए ये किसी कार्य को अगर नहीं कर पा रहा है तो टीचर जब इसको कोई मदद दे देते हैं उस कार्य को पूरा करने में, तो इसके बीच का जो ये दायरा है ना, ये जो दायरा आप देख रहे हैं, ये जो दायरा आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच का जो दायरा आपको दिखाई दे रहा है, इसे ही जेडपीडी कहा जाता है। तो बच्चे के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन व वयस्क व अधिक कौशल यानी कि कोई वयस्क हो गया या आपसे अधिक जानने वाला व्यक्ति हो गया, वो कोई भी हो सकता है, या तो आपके टीचर हो सकते हैं या आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड्स, कोई भी हो सकते हैं। तो अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे के द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का जो क्षेत्र होता है, इसे ही जेडपीडी कहा जाता है। आई होप मैंने जो आपको समझाया है वो बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो होता है, वो निकटस्थ विकास का जो क्षेत्र होता है वो स्टूडेंट और टीचर, ये दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है, यानी कि स्टूडेंट जो है वो कोई कार्य को अगर नहीं कर पा रहा है तो उससे अधिक जानने वाला व्यक्ति जब उसे मदद कर देता है तो उस बीच का उस कार्य को करना और मदद से उस कार्य को पूरा कर लेना, इसका जो बीच का जो क्षेत्र होता है इसको ही जेडपीडी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल या असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायता है। तो प्रगतिशील शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को किसी प्रकार का लेबल लगा देना कि वो कम सफल हैं या असफल हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि बच्चों को किसी प्रकार का लेबल नहीं लगाना है कि वो अधिक सफल है या वो कम सफल है, क्योंकि सभी बच्चे समान हैं, सबको समान रूप से लेकर के चलना है। समावेशी शिक्षा की बात की जाती है, ना कि अलग थलग करने की। ऑप्शन नंबर बी है कि बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर बी तो सही लग रहा है। अब हम दो जो ऑप्शन बचे हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही नहीं है कि मूल्यांकन जो होता है वो अधिगम में काफ़ी सहायक होता है। और ऑप्शन नंबर डी है कि बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट, तो ये रुकावट उत्पन्न नहीं करती है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का जब मूल्यांकन किया जाता है तो इससे अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र को विचारने में सहायता मिलती है। जैसे कि मान लीजिए मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ और जब मैंने कहा कि कल आप लोग का टेस्ट होगा, ठीक है, आप सभी टेस्ट देंगे, और मैंने इसमें क्वेश्चंस को डाला, अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, उसके बाद आपके जितने मार्क्स आए हैं ना, आपके कितने मार्क्स आए, तो उस पर क्या है कि मैं मूल्यांकन करूँगी कि मैंने जो पढ़ाया है आपको कितने अच्छे तरीके से समझ में आया है। आप सभी के मार्क्स अगर अच्छे आते हैं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने जो पढ़ाया है वो आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया है, तभी आपने अच्छे मार्क्स
मार्क्स लाए हैं, लेकिन अगर सभी बच्चों का प्रदर्शन जो है वो बेहतर नहीं हो पाएगा, तो मुझे यही लगेगा कि मुझे अपनी शिक्षा में और भी परिवर्तन लाना चाहिए। दूसरे विधि का प्रयोग करके आप लोग को समझाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, ताकि आपकी शिक्षा जो है वो बेहतर हो सके। क्लास में सभी स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सभी बच्चे ही क्लास में फर्स्ट डिवीज़न से पास होते हैं। कुछ बच्चे फर्स्ट आते हैं तो कुछ बच्चे कम कम नंबर भी लाते हैं, तो ऐसा नहीं है। फिर भी मूल्यांकन का मतलब क्या होता है कि टीचर क्या है कि अपनी शिक्षण जो उनकी प्रक्रिया है उसको वो मापते हैं कि मैं जो बच्चों को पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, वो बच्चों को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये प्रगतिशील शिक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इससे बच्चे का तो मूल्यांकन होता ही होता है, साथ ही साथ एक टीचर का भी मूल्यांकन हो जाता है कि उनकी जो टीचिंग की जो यानी कि टीचिंग जो वो कर रहे हैं वो कितना बेहतर तक बच्चों को समझ आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? अगर गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत को आपने देखा होगा तो उसमें उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। जैसे कि मैंने गार्डनर की थ्योरी पर वीडियो भी बनाई है जिसमें कि इसको पूरे डिटेल के साथ समझाया है। अगर आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखी है तो आप सीडीपी के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। वैसे तो गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है साइकोलॉजी में, लेकिन एनसीईआरटी में 8 प्रकार की बुद्धि को ही माना गया है। तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, क्योंकि सीटेट जो है वो एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। तो हम 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में ही जानेंगे कि 8 प्रकार की बुद्धि को गार्डनर ने दिया है, और जिसमें कि हर बुद्धि का एक एक कहें तो एक एक उसकी एबिलिटी होती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसमें एबिलिटी पाई जाती है। तो हर बुद्धि के बारे में अलग अलग डिफाइन किया गया है। तो मेरी उस वीडियो में आप जा कर के देखें, आपको हर चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि भाषिक जो होते हैं वो मूर्तिकार होते हैं, या शारीरिक गति संवेदन खिलाड़ी होते हैं, या स्थानिक मनोवैज्ञानिक होते हैं, या अंतरावैयक्तिक विक्रेता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी। यानी कि खिलाड़ी जो होते हैं वो किस तरीके से बॉल को पकड़ते हैं, है ना, वो कितनी सूक्ष्म गति से बॉल को अच्छे से पकड़ते हैं, उसको घुमाते हैं, फिर उसको फेंकते हैं। तो ये शारीरिक गति संवेदना के अंतर्गत आती है, जिसमें कि खिलाड़ी आते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। तो चरण की बात तो प्याजे करते हैं। प्याजे की थ्योरी में प्याजे ने चार चार स्टेजेस दिए हैं, है ना। तो 4 स्टेजेस के माध्यम से उन्होंने बताया है कि बच्चे का किस तरीके से विकास होता है। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है कि स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों का संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। तो स्कीमा की बात भी प्याजे ने कही है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर डी है कि बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। तो भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी कि एलएडी के बारे में किसने बात की है? तो एलएडी के बारे में चॉम्स्की ने बात की है, जो कि व्यक्ति के मस्तिष्क में पाया जाता है, जो भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो जन्मजात बालक में पाई जाती है, ये भी उन्होंने कहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में इन्होंने भाषा को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया है। वाइगोत्स्की पर भी मैंने वीडियो बनाई है इनकी थ्योरी पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें कि वाइगोत्स्की ने समाज, संस्कृति और भाषा, ठीक है, को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया है इन्होंने अपनी थ्योरी में। इन्होंने कहा है कि बच्चे किस तरीके से समाज के साथ अंतः क्रिया करके अनेक कौशल को सीखते हैं, उनका संज्ञानात्मक विकास होता है। तो इस तरीके से लेव वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका को कहा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। तो बाल केंद्रित कक्षा में ऐसा नहीं है कि बच्चों को हम बार बार पुरस्कार देंगे या दंड देंगे। एक तरह से कहा जाता है कि लर्निंग में रिवॉर्ड जो होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन इससे क्या होता है कि बच्चे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं हो पाते हैं, ये बाह्य अभिप्रेरणा का एक कारण है। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। अन्य दो ऑप्शन को भी हम पढ़ लेते हैं। अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। तो केवल शब्द जहाँ आ जाए वो ऑप्शन तो वैसे भी नेगेटिव और इशारा करता है, या ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताई है। तो सिर्फ केवल पाठ्य पुस्तक ही क्यों, अन्य चीज़ें क्यों नहीं? तो केवल शब्द जहाँ आ जाए वो ऑप्शन वैसे भी नेगेटिव हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करना, बच्चों को किसी भी तरीके से वर्गीकृत नहीं करना है, उनको अलग थलग नहीं करना है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर अब बी जो है वो बिल्कुल सही है कि अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। बाल केंद्रित शिक्षा क्या कहती है? चाइल्ड सेंटर्ड जो कक्षा होती है उसमें चाइल्ड को हमेशा सेंटर में रखा जाता है और उनकी व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं जो होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनको शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? अल्बर्ट बंडूरा ने ऐसा कहा है, बीएफ स्किनर ने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है, या लेव वाइगोत्स्की ने कहा है? अल्बर्ट बंडूरा जो हैं इन्होंने तो संस्कृति की बात नहीं की है, या बीएफ स्किनर ने तो ये तो व्यवहारवादी हैं जिसमें इन्होंने व्यवहार के माध्यम से चीज़ों को सीखने पर जोर दिया है। और जीन पियाजे जो हैं इन्होंने कहा है कि बच्चे का, इन्होंने 4 स्टेजेस के माध्यम से बताया कि बच्चे का किस तरीके से विकास होता है। तो संस्कृति की बात जो की है वो लेव वाइगोत्स्की ने की है कि बच्चे किस तरीके से संस्कृति के माध्यम से सीखते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में भाषा, संस्कृति और समाज को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया है। तो जहाँ भी आपको भाषा, संस्कृति और समाज ये 3 शब्द जहाँ भी दिख जाएं और ऑप्शन में आपको अगर वाइगोत्स्की जब दिख रहा है तो आप इतना मान लें कि उसका आंसर जो होगा वो लेव वाइगोत्स्की ही होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िबद्धता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना। सिर्फ हम एक ही लिंग के समूह बनाएंगे, यानी कि सिर्फ लड़का का ही समूह बना दिया और उसमें लड़कियां नहीं हैं, तो इससे क्या जेंडर रूढ़िबद्धता तो नहीं कम हो पाएगी? तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है कि क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। अब हम 2 ऑप्शन को और भी देख लेते हैं। लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना, तो किसी भी प्रकार का उपेक्षा नहीं करना है और उन्हें अस्वीकार करना, तो ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है कि समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, तो सिर्फ समाज में जो भूमिकाएं जो चली आ रही हैं उसको ही प्रबल करता चला जाए, तो ये भी सही नहीं है। बल्कि कुछ अगर गलत हो रहा है, मान लीजिए अगर किसी के प्रति ज़्यादा झुकाव हो रहा है या किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है, किसी को कम मिल रही है, तो उसका कहीं ना कहीं हमें विरोध करना चाहिए कि सबको समानता से कोई भी चीज़ मिले तो समानता से मिले, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो इसमें किसी प्रकार का जेंडर रूढ़िबद्धता के आधार पर अगर किसी को अलग थलग किया जा रहा है तो वो सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िबद्धता कम करने के लिए और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एक क्या है कि हम क्रियाकलाप में मिश्रित लिंग को लेंगे। मान उसमें लड़का भी है, लड़की भी है, उसमें समूह हमने बना दिया और उसमें विचार विमर्श को प्रोत्साहित करेंगे। एक हम मान लीजिए हमने ग्रुप बनाया है, ठीक है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। उस ग्रुप में ग्रुप ए में भी लड़के हैं, लड़कियां हैं, ग्रुप बी में भी लड़के हैं और लड़कियां हैं। तो इस तरीके से क्या है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों मिलके डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमें उस चीज़ को कैसे करना चाहिए। तो क्या होगा इसमें
जो जेंडर रूढ़ी बढ़ता चली आ रही है कि लड़के ही किसी चीज़ में बेहतर कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं, तो इसको कहीं ना कहीं हम बहुत हद तक समाप्त कर सकते हैं। एक समानता का जो भाव होता है वो एक स्टूडेंट के मन में हम जागृत कर सकते हैं ऐसा करके। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझना चाहिए, एक समस्या समझना चाहिए, एक व्यवस्थागत मुद्दा समझना चाहिए, एक गुण और साधन समझना चाहिए, या एक रुकावट समझना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि बहुभाषिकता को एक गुण और साधन के रूप में एक टीचर को समझना चाहिए। क्योंकि भारत में क्या है कि बहुभाषिकता वाले लोग रहते हैं, तो इसमें जब क्लास में जब बहुभाषिकता वाले बच्चे हों, कोई हिंदी बोल रहे हैं, मान लीजिए किसी ने पंजाबी बोलने वाले हैं, किसी ने बंगला बोलने वाले हैं, तो इसमें क्या है कि एक टीचर को हमेशा इसे एक साधन के रूप में लेना चाहिए और ना ही उन्हें एक बाधा या रुकावट के रूप में देखना चाहिए। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर। तो सिर्फ प्रश्न हल करने के लिए उनको हम विशेष निर्देश दे दिए, उपलब्ध कराना ही प्रतिभाशाली बच्चों को कहीं ना कहीं जो उनकी आवश्यकता है उनको हम संबोधित नहीं कर पाएंगे, या सिर्फ रटने पर आधारित परीक्षा देकर, तो ये भी सही नहीं है। वैसे भी कहा जाता है कि बच्चों की में रोट लर्निंग जो होती है इसको हमको आगे नहीं बढ़ाना है, बच्चों को करके सीखने पर ज़्यादा जोर देनी है, ना कि रटने पर। चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। अब हम अगले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। तो जो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, अगर उनको चुनौतीपूर्ण अगर कार्य दिया जाता है तो बच्चे क्या है कि इस क्रियाकलाप को वो और भी बेहतर तरीके से सीखते हैं। प्रगतिशील बच्चे ऐसे होते हैं, मान लीजिए अगर उनको कोई सरल कार्य दिया जाता है तो ये काफ़ी ऊब जाते हैं और ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को नहीं करना चाहते हैं या फिर उनका मन नहीं लगता है। तो प्रगतिशील बच्चों के लिए हमेशा ऐसा ऐसा जो है ऐसी ऐसी चुनौती उत्पन्न करनी चाहिए जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो, जिससे कि उनको लगे कि ये कार्य जो है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है और उसको वो और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, या उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, या पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। तो पठन वैफल्य का मतलब क्या होता है कि बच्चे को पढ़ने में अगर समस्या हो रही है, पढ़ने लिखने में समस्या हो रही है, तो इसका पहचान करने के लिए उनके पढ़ने लिखने के कौशल का विश्लेषण करके हम इनकी इस समस्या को पहचान सकते हैं कि बच्चे में पठन वैफल्य की समस्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट, तो जो आंशिक दृष्टि यानी कि देखने में अगर किसी को समस्या है तो बोलने वाली पुस्तक या कुछ चीज़ को अगर वो स्पर्श कर रहे हैं तो ये तो काफ़ी अच्छा माना जाता है उनको सिखाने के लिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है कि छोटी मुद्रा वाली कार्य सेट, या ऑप्शन नंबर सी है कि बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें। अगर बच्चा को हल्का फुल्का देखने में अगर दिक्कत हो रहा है तो हम उनको बड़ा बड़ा आकार वाला अगर पुस्तक देंगे तो उससे भी वो कहीं ना कहीं उसको कुछ सीखने के लिए उनको मिलेगा। त्रिविमीय नक्शा या चार्ट, तो ये भी सही नहीं है, तो ये भी सही है। और सिर्फ बच्चों को छोटी मुद्रा वाली कार्य शीट, यानी कि जिसमें जो छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो बच्चा क्या है कि आंशिक रूप से उसको देखने में समस्या हो रही है और उसको अगर हम छोटा मुद्रा वाला कार्य शीट अगर दे देंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चा को देखने में दिक्कत होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी
कि बच्चे को इससे क्या होगा कि समस्या होगा कि आंशिक दृष्टि वाले के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। तो छोटी मुद्रा वाली कार सीट जो है वो उपयुक्त नहीं है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं का प्रावधान। ऐसा नहीं है कि जो अलग अलग क्षमता वाले हैं तो उनके लिए हम अलग शैक्षिक संस्थान बना दिए। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है कि सबको एक साथ जोड़ करके पढ़ाना, ना कि उनको अलग थलग करना। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है कि दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी है कि बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंधन करना। तो बच्चों को योग्यता के आधार पर अलग करना ये भी सही नहीं है। बच्चों को एक साथ जोड़ करके पढ़ाना चाहिए, ना कि उनको अलग थलग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है कि बच्चों की क्षमता के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। तो बच्चों की क्षमता क्या है उसके आधार पर अगर उनको नामांकित करते हैं तो इससे क्या होगा, बच्चे कहीं ना कहीं अपने बच्चे के मन में कहीं कहीं हीनता की भावना आ जाएगी खुद को लेकर के। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान रूप से शिक्षा पाने का अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि समावेशी शिक्षा जो होती है वो सभी को एक साथ जोड़कर शिक्षा देने की बात की जाती है, जिसमें कि सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा पाने का अधिकार होता है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13। आज हमने कुल 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, जो आज हमने डिस्कस किया है। आई होप अगर आपको सेशन अगर अच्छा लगा होगा तो इसे आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट सीटेट की तैयारी कराई जाती है, जिसमें कि आपको हर चीज़ फ्री है और अपनी तैयारी को आप बेहतर बनाएं और अपना एग्ज़ाम को आप क्लियर करें और अपने एग्ज़ाम को की तरफ आप फोकस करें, ताकि आप छोटे छोटे रूप में किसी न किसी रूप में आप पढ़ते रहें। इसी तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करते रहें तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा और इससे आप एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया अगर समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।